तो है एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस बेहतरीन मंच पे स्वागत करता हूं। मेरे फ्रेंड्स, RCET मुख्य परीक्षा 31 जुलाई 2022 की जो अपने MCQ चैप्टर वाइज जो सीरीज चल रही थी, उसी कड़ी में जो है आज आपका जो तीसरा चैप्टर लेके आया हूँ, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। एक प्रकार से बौकाल प्रश्न उत्तरी रिविजन फटाफट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। जो विद्यार्थी इस सेशन के साथ में लेट जुड़ रहे हैं, आप सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से आभार। और आप जुड़े हैं RCET के नंबर 1 और बेहतरीन चैनल के साथ में। हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए संध्या.computer.classes के नाम से हमें फॉलो कीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए संध्या कंप्यूटर क्लासेस के नाम से फॉलो कीजिएगा, है ना। और उसके बाद में अगर आप जो है यूट्यूब से हैं तो इसको तो लाइक शेयर एंड कमेंट आपको करना ही है। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, हालांकि दोनों चैप्टर मैंने करवा दिए बहुत ही अच्छे तरीके से। मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट का डाउट नहीं रहा होगा, है ना। कल के सेशन में किसी का भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। आप देखिएगा, बात करते हैं चैप्टर की। अब देखो, मैं जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को शून्य लेवल से समझ रहा हूँ कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। आपके सामने मात्र आज से लगभग मेरे ख्याल से 4 दिनों का टाइम है। 4 दिन आप चैनल के साथ में दीजिएगा। 101% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपके काफ़ी अच्छे परसेंटेज इस बार बनने वाले हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या है। तो विद्यार्थियों देखिएगा, सबसे पहले जो है अपने सेकंड चैप्टर तक देखिएगा, अपने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था। लेकिन अब जो जितनी भी बातें हो रही है वो किसके बारे में एक प्रकार से होने वाली है, सॉफ्टवेयर के बारे में होने वाली है। सॉफ्टवेयर का मीन्स होता है कि आपके कंप्यूटर का ही एक पार्ट होता है जो आपकी क्या होते हैं, प्रोग्राम के समूह होते हैं, यानी ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम होते हैं जो विशेष प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर कंप्यूटर को ऑन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर आपके 2 प्रकार के होते हैं। कल भी मैंने बताया था कि आपका एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को ऑन करने के लिए अनिवार्य होता है, और दूसरे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम में काम करने के लिए अनिवार्य होते हैं, तो उनको आप क्या बोलोगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। अब उसके बाद में जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं उसको या तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम नाम लूँ या OS नाम लूँ या फिर यूजर इंटरफेस नाम लूँ, तीनों की तीनों बातें मेरे विद्यार्थियों सेम होती है ना। तो यानी कि यहाँ से जो है अब आपके सामने वही बात है कि आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है। तो आप बोलोगे सर रिसोर्स का मैनेजमेंट उसके द्वारा किया जाता है। रिसोर्सेज के मैनेजमेंट से मेरा मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर का जितना कुछ भी मैनेजमेंट होगा वो सारा का सारा किसके द्वारा किया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं कि यूज़र और एप्लीकेशन के मध्य क्या करवाता है, इंटरफेस करवाने का काम करता है। इंटरफेस का मतलब ये होता है कि अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप जो है जितने भी यूज़र हैं वो क्या है, एप्लीकेशन से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यही होता है आपका इंटरफेस। यानी इंटरफेस करवाने के लिए सबसे पहले आपको किसकी आवश्यकता होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का मतलब होता है क्रियान्वयन। क्रियान्वयन का मतलब कि आप जो है प्रोग्राम को किस प्रकार से उसमें कार्य कर रहे हैं, वो सारे का सारा डिपेंड किस पे करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पे करेगा। तो मेरे विद्यार्थी, यहाँ से जो ऑप्शन डी जो आपको दिख रहा है, उपरोक्त सभी विकल्प आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं कि GUI का मीन्स मेरे विद्यार्थी क्या होता है, आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिएगा, यहाँ से बहुत ही अच्छी बातें आपको समझाने वाला हूँ, एग्जाम टू द पॉइंट पैटर्न पे चल रहा हूँ। यानी कि जो विद्यार्थी जो है 31 तारीख के दिन एग्जाम में बैठने वाला है, वो हर एक विद्यार्थी तक ये सीरीज आपको फैलानी है, क्योंकि ऐसा एक भी विद्यार्थी नहीं होना चाहिए जो 31 तारीख के दिन एग्जाम में बैठे और कम से कम वो अपने आप को सिक्योर महसूस ना कर पाए। 101% गारंटी के साथ बोलता हूं कि एग्जामिनर की जितनी भी अप्रोच होगी उन सभी अप्रोच तक आपको लेके जाऊंगा। प्लस 6 ईयर से भी ऊपर का एक्सपीरियंस बोलता है मेरे फ्रेंड्स। तो आप बिल्कुल भी कतई चिंता वाली बात नहीं है, आप RCET के सबसे बेहतरीन चैनल के साथ में हैं। तो देखिए, GUI का मीन्स होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सर ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, तो सभी एक बार के लिए ध्यान दो कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं 2 प्रकार की अवधारणाओं पे काम करते हैं। एक तो आपके सामने नाम है GUI और दूसरा नाम होता है CLI बोल सकते हैं या फिर CUI बोल सकते हैं। अब जो आपको GUI है ना, इस वाले
आपके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें अगर आप काम करना चाहोगे तो मेरे फ्रेंड जितने भी आप काम करोगे वो एक प्रकार से उसमें आपको किसकी मदद मिलेगी, ग्राफिक्स की मदद मिलेगी। यानी कि इनको सीखने में कम समय लगता है। आप डायरेक्टली अगर कोई ऐसा यूज़र है जिसको थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, थोड़ा बहुत भी अगर वो जानकार है, तो वो कंप्यूटर पे इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर पाएगा जो GUI प्रकार की अवधारणा पे काम करते हैं। तो यानी कि यहाँ से जो पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। जबकि अगर कमांड यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस की बात करें तो ये जो है कमांड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें काम करना एज कंपेयर टू किसके, GUI के मुकाबले थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि इसमें स्किल्ड व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसको सारी कमांडें पता हो। तो इतनी सी बातें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए ताकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन सभी को दिख रहा है। अभी भी अगर सेशन के साथ में लेट जुड़ रहे हैं तो उन सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। आप जुड़े हैं RCIT के नंबर 1 और बेहतरीन चैनल के साथ में। सबसे पहली बात तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर यानी कि यहाँ से जो है अपन विंडोज 10 यानी सबसे नवीनतम वर्जन, हालांकि मार्केट में आपका 11 आ चुका है, लेकिन आपको जो है अपने बुक के अकॉर्डिंग 10 को ही समझना है ना। आपसे जब भी पूछा जाए कि नवीनतम जो है विंडोज़ का वर्जन कौन सा है तो आपको 10 ही बताना है, क्योंकि RCIT बुक में आपका 10 दे रखा है। तो यानी कि अब जो अपन पढ़ेंगे सारी की सारी बातें किस पे होने वाली है, विंडोज 10 पे होने वाली हैं। तो मेरे विद्यार्थियों सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है। अब देखो, आप सभी लगभग सभी ने RCIT किया है तो सभी ने कंप्यूटर कभी ना कभी तो ऑन किया ही होगा, है ना। तो कंप्यूटर को ऑन करने की भी प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, बूटिंग। अब बूटिंग जो होती है आपके 2 टाइप्स की होती है। वन ऑफ दी आपकी कौन सी होती है, तो आप बोलोगे सर कोड बूटिंग होती है, और सेकेंड आपकी होती है वार्म बूटिंग होती है। कोड का मीन्स ऐसे कंप्यूटर जिसमें पावर नहीं है, अभी तक उसमें लाइट नहीं थी, आपने जाके स्विच को ऑन किया, उसमें लाइट आई और उसके बाद में वो स्टार्ट हुए, तो इस वाली प्रोसेस को तो अपन बोलेंगे कोल्ड बूटिंग। जबकि ऐसे कंप्यूटर जो पहले से ऑन थे फिर आपने किसी कारणवश उसको क्या किया, रीस्टार्ट यानी वापस शुरू किया, तो जो आप वापस स्टार्ट कर रहे हो ना, वो वाली जो बूटिंग प्रोसेस है वो मेरे विद्यार्थियों आपकी क्या कहलाएगी, वार्म बूटिंग कहलाती है। तो ये दोनों बातें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। मोस्टली तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, तब आपको बताना है बूटिंग। या फिर अगर ये नहीं पूछा तो यूँ पूछेगा कि बूटिंग से आपका क्या मतलब है, तब विद्यार्थियों आपको बताना है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस बूटिंग कहलाती है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन आ चुका है कि कंप्यूटर लॉगिन होने के बाद में जो एरिया दिखाई देता है वो एरिया आपका क्या कहलाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, लॉगिन होने का मतलब आपका कंप्यूटर अब शुरू हो चुका है ना। ये आपका कंप्यूटर, अब आपके सामने कंप्यूटर शुरू होने के बाद में क्या क्या दिखता है, तो आप बोलोगे कि सर एक तो नीचे की ओर बार दिखती है, बाकी इधर हमें क्या दिखते हैं, एप्लीकेशन दिखते हैं, बाकी अगर बोले तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है, बैकग्राउंड भी दिखता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलती है। क्या क्या, एक तो एप्लीकेशन हो के आइकन, बैकग्राउंड और टास्क बार। टास्क बार कौन सी होती है, तो आप बोलेंगे कि सर जो कंप्यूटर के बॉटम साइड में, कंप्यूटर स्क्रीन की बॉटम साइड, या फिर वो आप बोल सकते हो कि यूज़र इंटरफेस के जो बॉटम साइड में जो बार दिखाई देती है वो आपकी टास्क बार कहलाती है। और इन तीनों को सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप बोला जाता है। तो इतनी सी बातें आप सभी को यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं कि यूज़र इंटरफेस के स्क्रीन के नीचे एक बार उपस्थित होती है, वह बार आपकी क्या कहलाती है। तो अभी मैंने बता दिया, कतई मतलब टेंशन वाली बात है नहीं, आप आराम से बता दोगे कि सर जो है वो हमारी क्या कहलाती हैं, टास्क बार कहलाती है। अब टास्क बार के अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। क्या क्या देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो एक आपको बटन देखने को मिलता है। यहाँ पे उस वाले बटन को क्या बोलना है, स्टार्ट बटन बोला जाता है। फिर आप अगर एक से अधिक कार्य कर रहे हो तो वो कार्य आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। और उसके बाद में यहाँ पे एक स्पेस भी होता है जो विंडोज़ 10 में भी दे रखा होता है, जिसको बोलते हैं विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर। यहाँ पे डेट एंड टाइम वगैरह है, वायरलेस कनेक्शन वगैरह, ये सारे बताते हैं। और विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर में आपकी स्क्रीन का जो है ब्राइटनेस कितना रखना है, वायरलेस कनेक्शन क्या कैसा है, स्पीकर का वॉल्यूम कितना है, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मेंटेन करने को मिलेगी, विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर से देखने को मिलती हैं। तो इतनी सी बातें आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए।
आगे की ओर बढ़ते हैं कि बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं वो आइकन मेरे विद्यार्थियों आपके क्या कहलाते हैं। तो सारे जितने भी सेशन को देख रहे हैं भाई आप लोगों को भी कमेंट जरूर करना है ताकि आप लोगों को भी अपनी तैयारी आंकने का एक मौका मिल सके। अब देखो मात्र 5 दिन है, ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ ऐसे रामबाण दी जा सके जिससे आप एक ही वीडियो से जो RCT एग्जाम को धराशायी कर सको। तो ये तो मुमकिन नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना होगा। तो ये जितने भी आपके सामने क्लासेस में लेके आ रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए होने वाली है। तो बैकग्राउंड में चल रहे जो आपके प्रोग्राम होते हैं उनको होल्ड करने के लिए इनमें से कौन सी कार्य करती हैं। तो मेरे विद्यार्थी जो आपको दिख रही है सिस्टम ट्रे, सिस्टम ट्रे का मतलब होता है ये आपको टास्क बार के अंदर दिखाई देगा, स्टार्ट बटन के थोड़ा सा आगे वाला एरिया जहाँ पे आपको इस टाइप से बहुत आपको आइकन दिखाई देते हैं, यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम दिखाई देता है। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये वाला जो स्पेस है आपका मेरे फ्रेंड्स क्या कहलाएगा, सिस्टम ट्रे कहलाता है, जहाँ पे बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोग्राम आपके होल्ड रहते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं कि एक छोटी पिक्चर जो प्रोग्राम फोल्डर तथा प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती हैं यानी रिप्रेजेंटेशन करती हैं, तो वो मेरे विद्यार्थियों आपकी क्या कहलाती हैं। तो देखिएगा जब भी आप कंप्यूटर को देखोगे, कंप्यूटर आपने खोला फिर यहाँ पे आप देखोगे कि आपको बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम दिखाई देंगे। अब इन सभी प्रोग्राम के कुछ न कुछ अपनी ओर से ग्राफिक्स भी होंगे, इन सभी के चित्र होंगे जिसके द्वारा आप पहचान पाओगे। जैसे कि एक बेसिक सा उदाहरण दे रहा हूँ कि आप सभी के मोबाइल में व्हाट्सअप होगा, आप सभी ने व्हाट्सअप को देख के ही पहचाना है ना कि ये व्हाट्सअप है ना। तो उसके लोगो से आप पहचान रहे हो ना, तो वो जो लोगो होता है वही मेरे फ्रेंड्स आपका क्या कहलाता है, आइकन कहलाता है। आइकन का मीन्स होता है कि एप्लीकेशन को प्रदर्शित करने वाले ग्राफिक्स या चित्र ही आपके क्या कहलाते हैं, आइकन कहलाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ से आपका जो डाउट क्लियर हो चुका होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं कि विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को, हाँ ये यहाँ से ये इसको आप समझना रिप्लेस है ना, रिप्लेस समझना इसको कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करके कौन सा वेब ब्राउज़र लाया गया है। तो देखिएगा वेब ब्राउज़र मैंने कल भी बताया था कि एक जस्ट आपको किसी भी जो कंटेंट आपका होता है उसको खोजने के लिए आपके सामने यूज़ में आते हैं, है ना। यानी कि बहुत सारे नाम भी मैंने कल बोले थे। तो कल वाली बातें लगभग जो विद्यार्थी कंटिन्यूटी में देख रहा है उसको पता होगी। अब देखो यानी कि आपने जहाँ तक विंडोज़ 10 से पहले विंडोज़ 8 था, विंडोज़ 7 था, आप सभी लोगों ने जब 7 तक काम किया होगा तो आपने देखा होगा कि वेब ब्राउज़र जो होता है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। लेकिन जैसे ही विंडोज़ 10 आया तो क्या किया गया कि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र या डिफ़ॉल्ट का मीन्स आपको अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो विंडोज़ 10 में ऑलरेडी मौजूद होगा। तो जो ऑलरेडी मौजूद होगा वो मेरे विद्यार्थियों आपका कौन सा होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। कौन सा होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करके किसको लाया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज। अगर ये नहीं पूछा तो ये पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है ना, तो आपको बताना होगा एक वेब ब्राउज़र होता है। इतनी सी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद विंडोज स्टोर में मेरे विद्यार्थियों क्या होता है कि यहाँ से आप फाइल हैं, कोई वीडियोज़ हैं, कोई ऐप्स हैं, इनको सभी को आप इंस्टॉल कर सकते हो जैसे आप प्ले स्टोर के अंदर करते हो उसी टाइप से। कोर्टाना सर क्या होता है, तो आपके एंड्रॉयड मोबाइल में जिस प्रकार से गूगल असिस्टेंट काम करता है ना, असिस्टेंट आपका क्या कार्य करता है कि आप जो कुछ भी बोलोगे उसको सर्च करके आपके सामने एज ए रिजल्ट के रूप में प्रदर्शित करेगा। तो उसी टाइप से अगर विंडोज 10 की बात करूँ तो जो कोर्टाना होता है, कोर्टाना आपकी क्या करता है, वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट होता है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देश से जो स्पेस रिकॉग्नाइज निर्देश होता है उनको पहचान करके उन कंटेंट तक आपको पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे विद्यार्थी यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एज आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से किसके द्वारा वीडियो गेम्स ऐप्स आदि डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो अभी मैंने बता दिया है कि उसका नाम क्या है, विंडोज स्टोर। तो यहाँ से बिल्कुल दिक्कत वाली बात होगी नहीं। आगे की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से किसका उपयोग विंडोज 10 में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। तो मेरे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को पता रखना है, ऑब्जेक्ट का मीन्स होता है कि आपके सामने कोई भी एक प्रकार
प्रकार से आपकी मान के चलो कि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है, अब उसकी स्क्रीन का आप क्या करना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता पड़ेगी, स्निपिंग टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी पड़ेगी, स्निपिंग टूल्स की। सर ये मैथ इनपुट पैनल क्या होता है, तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि जो मैथ इनपुट पैनल होता है ये मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि जो बड़ी बड़ी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है उन सभी को सॉल्व करने के लिए मैथ इनपुट पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इतनी सी बातें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए ताकि एग्जाम हॉल में जो है एक प्रकार से इस बार तांडव होने वाला है। ब्राइटनेस आप सभी को बताएं कि आपकी जो स्क्रीन की जितनी ब्राइटनेस होगी वो आपकी ब्राइटनेस कहलाएगी, है ना। तो यहाँ से आप सभी को पता होना चाहिए, अगर स्निपिंग टूल का पूछता है तो उसका संबंध स्क्रीनशॉट से होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं कि विंडोज 10 में मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो अभी मैंने बता दिया, बिल्कुल भी कतई चिंता वाली बात है नहीं, आप आराम से बता दोगे कि सर इस वाले का तो क्या है, मैथ इनपुट पैनल होता है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइलों और फोल्डर्स को टेम्परेरी रूप से स्टोर करता है। सबसे पहली बात तो ये कि सर टेम्परेरी का मीन्स क्या होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि टेम्परेरी का मीन्स होता है अस्थायी तौर पे। अस्थायी का मतलब कि आपने फाइल एक बार के लिए डिलीट तो की है, लेकिन अभी भी वो कहाँ पे मौजूद है, आपके सिस्टम के अंदर मौजूद है। आपके सिस्टम में अगर आप वापस चाहो तो उसको वापस जो है फाइल को ला सकते हो, है ना। तो यानी कि ये वाली जो होती है किसके अंदर स्टोर रहती है, रिसाइकल बिन के अंदर स्टोर रहती है। तो सर क्या हम डायरेक्टली उसको ऐसा करें कि जो जहाँ डिलीट भी हो जाए और हमें वापस भी ना मिले, तो हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, शिफ्ट के साथ में आपको डिलीट करना होगा। उसके बाद में सर जो रिसाइकल बिन होता है इसके अंदर से फाइलों को वापस कैसे प्राप्त किया जाता है, तो आप सभी को रीस्टोर से करना होगा। और अगर रिसाइकल बिन को पूरा का पूरा क्लियर करना है तो इनवर्टिंग रिसाइकल बिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपसे एक जानकारी के लिए पूछेगा कि निम्न में से रिसाइकल बिन के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। तो जब भी असत्य कथन की बात आए तो आपको याद रखना है कि रिसाइकल बिन में फाइलों को भेज के आप अपने डिस्क या अपने डिवाइस का रिक्त स्थान नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि अभी भी वो फाइलें किसके अंदर स्टोर हैं, आपके सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। इतनी सी बातें क्लियर हुई तो एग्जाम हॉल में इस बार जो है बिल्कुल एक प्रकार से माहौल होने वाला है। 90 से पार करने से आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि जो विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म से पढ़ा है निश्चित है उसने एक अच्छे परसेंटेज के साथ में RCET को उत्तीर्ण किया है। आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है नया क्वेश्चन कि निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। अब देखो ये नई वाले जो क्वेश्चन है ना इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर डाउट क्लियर नहीं हो तो फिर इस वाले क्वेश्चन को करना थोड़ा सा एज कम्पेयर टू थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो यानी कि देखिएगा आप सभी को जो है पता रखना है कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं होता है। अब देखो जिसने कल वाली क्लास ली है ना वो तो इसको आराम से बता सकता है, क्योंकि कल मैंने वेब ब्राउज़र के नाम बताए थे। तो ये जो नेटस्केप नेविगेटर है ना इसको मैंने किस में बताया था, वेब ब्राउज़र के अंदर बताया था। तो आराम से क्वेश्चन का आंसर तो मिल चुका है। अब देखो एंटीवायरस सर क्या होता है, तो एंटीवायरस वे आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, वे प्रोग्राम होते हैं जो आपके कंप्यूटर को वायरस से बचाने का काम करते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो नॉर्टन होता है, क्विकिल होता है और कैस्परकी होता है, और एक और नाम आपके सामने बोल दूं कि अवीरा भी होता है। कौन सा होता है, अवीरा भी होता है। तो ये सारी की सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं कि कॉपी की शॉर्टकट क्या होती है। अब शॉर्टकट तो आप सभी को पता होनी चाहिए ना। कंट्रोल के साथ में C आपकी किसकी है, कॉपी की शॉर्टकट होती है। सर ये P किसकी होती है, तो प्रिंट की होती है। V आपकी पेस्ट की होती है और S आपकी किसकी होती है, सेव की होती है। और जितने भी शॉर्टकट है इन सभी के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, तो आप बिल्कुल भी जो है चिंता आपको नहीं करनी है। जो भी आपके एग्जाम पैटर्न वाइज जो भी बातें होगी सारी की सारी आपको करवाने वाला हूँ। आप तो बस आपका काम इतना होगा कि ईमानदारी के साथ में 5 स्क्रीन सेशन को अटेंड करना है। और आप सभी के साथ में जितने भी अभ्यर्थी थे जो RCET दे रहे थे और उनका भी जो है एग्ज़ाम 31 तारीख को है, तो उन सभी तक इस सेशन को पहुंचाना है, ताकि हर एक विद्यार्थी उस दिन जब एग्ज़ाम में बैठेगा तो अपने आप को सिक्योर महसूस कर पाए। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम उसकी जो है
अच्छी न जाए, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सारे के सारे एक बार में ही 80 से 90% के साथ में उत्तीर्ण होने चाहिए। अगले की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन से विंडोज में प्रारंभ बटन नहीं था। प्रारंभ का मतलब होता है स्टार्ट और बटन का मतलब बटन ही होता है ना। तो यानी कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा किस में नहीं था, स्टार्ट बटन कौन से विंडोज के वर्जन में नहीं था। तो मेरे विद्यार्थियों, एक विंडोज आया था 8 और एक आया था 8.1, दो ऐसे विंडोज थे जिसके अंदर स्टार्ट बटन मौजूद नहीं था। बाकी विस्टा के अंदर था, 10 के अंदर भी था, 7 के अंदर भी था। ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। सर स्टार्ट बटन कहाँ पर मौजूद होता है, तो टास्क बार में मौजूद होता है। यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हो, तो एप्लीकेशन को एक तो लॉन्च किया जा सकता है, जितनी भी एप्लीकेशन है अगर लॉन्च करना चाह रहे हो तो कहाँ से होगी, आपकी जो है स्टार्ट बटन से होगी। यहाँ से डिवाइस की सेटिंग भी आप कर सकते हो और डिवाइस को शट डाउन भी आप कर सकते हो। आगे की ओर बढ़ते हैं कि विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग, तो अभी मैंने बता दिया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, यानी एप्लीकेशन को लॉन्च करना, डिवाइस की सेटिंग करना, सिस्टम को बंद करना, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। अब देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, 101% एग्जामिनर की सबसे प्रबल पॉसिबिलिटी यहाँ से होगी कि यहाँ से वो आपको क्वेश्चन देने की पूरी संभावना जताएगा, है ना। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या तो फिर आपसे पूछेगा कि इसका कौन सा नहीं है। तो एक बार के लिए समझो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में विंडोज के सारे वर्जन आते हैं, है ना। विंडोज में वो आपको 7 नाम दे, 10 दे, 8 दे, विस्टा दे, एनटी दे, एक्सपी दे, जो कुछ भी नाम दे, सारे के सारे किसके हैं, जीयूआई के एग्जांपल होते हैं। इनके अलावा सर और कौन कौन सा होता है, तो लाइनेक्स भी आपका होता है। कौन सा होता है, लाइनेक्स भी आपका होता है। इसके अलावा सर मैक ओएस होता है, मैक ओएस भी आपका होता है। तो ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे की ओर जब आपसे पूछेगा ना कि कौन सा नहीं होता, तो आपको याद रखना है, एक तो एम एस डॉस नहीं होता और एक जो है आपका कौन सा नहीं होता, यूनिक्स नहीं होता। इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी नाम आए वो होते हैं। ये दोनों आपके CLI या फिर CUI के एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी यानी कि यूनिक्स बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता। अब मेरे विद्यार्थियों, मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक समय में एक से अधिक कार्य करना, वो आपका क्या कहलाएगा, मल्टीटास्किंग कहलाएगा। और मल्टीटास्किंग को कौन लागू नहीं करता, तो MS DOS नहीं करता है। MS DOS आपका CLI प्रकार का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ये जो है MS DOS का पूरा नाम यहाँ पे तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप जब कभी कंपटीशन में बैठोगे तो वहाँ पे ये आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि MS DOS का पूरा नाम क्या है, तब आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इतनी सी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए ताकि जो है एग्जाम हॉल में इस बार काफी माहौल होने वाला है। आगे की ओर बढ़ते हैं कि एक खाली जगह उस डिस्क का नामी स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को तो इस बार स्टार लगा दो कि मेरी तो संभवत कोशिश यही है कि अगर इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाए, है ना। तो यहाँ से जो है फोल्डर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। सर फाइलों को संग्रहित करना आप कहाँ पे करोगे, फोल्डर्स के अंदर करोगे। और जो आपकी फाइल होती है, फाइल आपकी क्या कहलाती है, जो है आपकी एक प्रकार से डेटा का कलेक्शन आपकी फाइल कहलाती है। और फाइलों को जिस स्थान पे रखा जाता है आपके फोल्डर कहलाते हैं। और फोल्डर के अंदर बनने वाले फोल्डर आपके क्या कहलाते हैं, सब फोल्डर कहलाते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं और सब फोल्डर से ही ये क्वेश्चन है ना। डायरेक्टरी आपको नहीं समझना है, जैसे मैं समझा रहा हूँ उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को समझ लेना। एक स्थान से दूसरे स्थान पे डायरेक्टरी को ले जाया जा सकता है, कैसे, है ना। तो डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर ही होता है। फोल्डर को जो है हिंदी में एक प्रकार से आप बोल सकते हो अलग नाम इसका डायरेक्टरी भी होता है। तो फोल्डर में क्या कर सकते हो कि आप सारी की सारी फाइलों को ट्रांसफर कर सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर कोई आपका सब फोल्डर है तो उसमें वो फोल्डर वाली बातें आप उसमें भी डाल सकते हो। तो ये दोनों बातें हो सकती हैं। तो यानी कि ये वह भी दोनों आपके यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाते हैं। यहाँ तक ही थे आपके जो है टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन थे जो थर्ड चैप्टर से पूछे जाने की सबसे जो प्रबल संभावना थी, वही क्वेश्चन आप सभी के समक्ष मैंने पेश किया है। आई होप आपको सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपने सेशन के साथ में एंजॉय किया है और इसे जो है आप नए हैं चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। मेरे विद्यार्थियों अंत में एक प्यारी सी कमेंट जरूर दें जो हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी की तरह काम करती है। अभी थोड़े टाइम बाद वापस मिलेंगे चौथे चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम, जय भारत।